हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि बायोलॉजी की न्यू सीरीज चला रहा हूं मैं। ये लुसेंट 2025 की बुक है। टॉपिक नंबर 5 चल रही है आपकी। टॉपिक 5 चल रही है। इसमें पादप आकारिकी से आज हम पढ़ेंगे। पिछले सेशन में मैंने इससे ऊपर पढ़ा दिया है। पादप आकारिकी आज हम पढ़ेंगे। अब क्या आकारिकी देखते हैं। आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी। विभिन्न पादपों भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूप में गुणे का अध्ययन को क्या कहते हैं? आकारिकी कहते हैं, यानी मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मूसलाधार का रूपांतरण किस तरह से होता है? शंकु आकार की बात की जाए, शंकु आकार के, तो आपका गाजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंकु आकार में आपका गाजर हो जाएगा। कुंभी रूप में आपका सलजम चुकुंदर हो जाएगा। कुंभी रूप में सलजम चुकुंदर हो जाएगा। तुर्की रूप में आपकी बात करें तो तुर्की रूप में यानी फ्यूजी फॉर्म में हो जाएगा मूली। अब जड़ पढ़ते हैं। जड़ क्या है? जड़ यानी इंग्लिश में रूट बोलते हैं। जड़ पौधे का अवरोही भाग है। कैसा भाग है? अवरोही। याद रखिएगा, जो मूलांकुर से विकसित होते हैं। किससे? मूलांकुर से विकसित होते हैं। जड़ दो प्रकार के होते हैं। मूसला जड़, जिसको टैप रूट बोलते हैं, अपस्थानिक जड़, जिसको एडिवेटिनियस रूट बोलते हैं। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करते हैं। जड़ सदैव प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि करते हैं। तना की बात करें यानी स्टीम, यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तना जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तने का रूपांतरण किस तरह से होता है? तो भूमिगत तने एक होता है उदाहरण। भूमिगत तने का उदाहरण आपका हो गया जो कंद भूमिगत तने का उदाहरण है। कंद क्या किसका एग्जाम्पल हो गया आपका? आलू। घनकंद हो गया कॉर्न। ये बड़ा केसर क्या है? घनकंद का उदाहरण है। सलकंद यानी बल्ब है प्याज का, सलकंद है वो, सल्कंद है। प्रकंद आपको हल्दी अदरक है। प्रकंद आपको हल्दी अदरक है। तना क्या है कि पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यह प्राकृत से विकसित होता है। यह पौधे का प्रोह तंत्र बनाता है। यह पौधे का क्या करता है? प्रोह तंत्र बनाता है। पत्ती देखते हैं यानी लीफ। लीफ की बात करें तो यह हरे रंग की होती है। लीफ मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाना है। हरी पत्तियां भोजन को स्टार्च मंड के रूप में संग्रहित करती है। हरी पत्तियां भोजन को स्टार्च यानी मंड के रूप में संग्रहित करती है। पुष्प की बात करें, फ्लावर की, तो ये पौधे का जनन अंग है। पुष्प में बाह्य दलपुंज यानी कैलेक्स, दलपुंज यानी क्रोला, पुमंग और जयांग पाए जाते हैं। इनमें से पुमंग नर जननांग व जयांग मादा जननांग है। पुमंग की बात करें तो पुमंग से एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं। पुंकेसर से परागकण पाए जाते हैं। पुंकेसर में क्या होता है? तो परागकण पाए जाते हैं। जयांग की बात करें, जयांग की, इसमें अंडप होते हैं। जयांग की बात करें, जयांग इसमें अंडप होते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं। अंडाशय यानी ओवरी, वतिकाग्र यानी स्टाइल और वतिकाग्र यानी स्टिग्मा। परागकण की बात करें, परागकण की यानी पॉलिनेशन यानी परागकोश एंथर से निकलकर अंडप में, परागकण जो है परागकोश से निकलकर अंडप के वतिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं कि अंडप के वतिकाग्र पर परागकणों के पहुंचने की क्रिया क्या कहते हैं? तो परागकण कहते हैं। परागकण भी 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। पहला है स्वपरागन, दूसरा परपरागन। स्वपरागन और परपरागन। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो परागनली बीजांड में प्रवेश करके बीजडकाय को भेदती हुई भ्रूणकोश तक पहुँचती है और परागकणों को वहाँ छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंडकोशीय से योजना करती है। क्या करती है? इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजन करता है। इसे क्या कहते हैं? निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। निषेचित अंड युग्मक क्या कहलाता है? युग्मक जायगोट कहलाता है। यही जायगोट बनाता है। आवृत्ति बीजी में निषेचन त्रिक संलयन, जबकि अन्य वर्ग के पौधे में द्विसंलयन होता है। आवृत्ति बीजी में निषेचन त्रिक संलयन होता है, ट्रिपल फ्यूजन, जबकि अन्य वर्ग के पौधे में द्विसंलयन यानी डबल फ्यूजन होता है। अनिषेक फलन की बात करें, अनिषेक फलन की अगर हम बात करें तो पार्थेनोग्राफी, कुछ पौधे में बिना निषेचन हुए अंडाशय से फल बन जाता है। कुछ पौधे में बिना निषेचन हुए ही अंडाशय से फल बन जाता है। इस प्रकार बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन कहते हैं। साधारणतः इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। साधारणतः इस प्रकार के जो फल होते हैं क्या होते हैं? बीज रहित होते हैं। केला, पपीता, नारंगी, अंगूर और अनानास, ये सब क्या है? अनिषेक फलन है। क्या है? अनिषेक फलन के उदाहरण इसमें बीज रहित होते हैं। यानी पपीता, नारंगी, अंगूर, अनानास, ये सब क्या है? बीज रहित है।
अब फल का निर्माण कैसे होता है, उसके निर्माण की प्रक्रिया को हम समझें। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। किससे? अंडाशय से। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपको सरल फल है। सरल फल में कौन कौन आते हैं? तो सरल फल में आपको आता है अमरूद, केला आदि। अमरूद केला आता है आपका सरल फल में। दूसरा आपका पुंज फल। पुंज फल यानी एग्रेटेड फ्रूट, यानी जैसे पुंज फल में कौन कौन आता है? स्ट्रॉबेरी, रस भरी, ठीक है। उसके बाद आपका संग्रहित फल, कंपोजिट फ्रूट, इसमें आता है आपका कटहल, सहतूत आदि। कटहल सहतूत किस में आता है? संग्रहित फल में। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दल पुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत फल कहते हैं। यानी क्या कह रहा है कि कुछ फलों के निर्माण में जो है आपका बाह्य दल पुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत फल कहते हैं, जैसे कि सेब, कटहल, ये सब असत फल के उदाहरण है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया को टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू कल्चर कहते हैं। कुछ फल एवं उनके खाने योग्य भाग की अगर हम बात करें तो अगर सेब की बात करें, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, जूम आउट। अगर सेब की बात करें तो सेब फल है, उसका कौन सा भाग हम खाते हैं? तो पुष्पासन। कौन सा भाग खाते हैं? पुष्पासन खाते हैं। नाशपाती का भी पुष्पासन भाग खाते हैं। आम जो है ये मध्य फल भित्ति खाते हैं। आम का हम मध्य फल भित्ति खाते हैं। अमरूद का फल भित्ति बिंजाडसन खाते हैं। अमरूद का फल भित्ति और बिंजाडसन खाते हैं। अंगूर का फल भित्ति और बिंजाडसन खाते हैं। अंगूर का फल भित्ति और बिंजाडसन खाते हैं। पपीता का मध्य फल भित्ति खाते हैं। और नारियल का भ्रूण पोष खाते हैं। क्या खाते हैं? भ्रूण पोष। टमाटर की बात करें तो फल भित्ति व बिंजाडसन खाते हैं। टमाटर का फल भित्ति व बिंजाडसन खाते हैं। केला का मध्य एवं अंतः भित्ति खाते हैं। केला क्या बात है? केला का मध्य एवं अंतः भित्ति खाते हैं। फल खाने योग्य भाग की अगर बात करें तो गेहूं का हम भ्रूणपोष से हम भ्रूण खाते हैं। भ्रूणपोष से हम भ्रूण खाते हैं। काजू का पुष्पवृत्त और बीजपत्र खाते हैं। पुष्पवृत्त और बीजपत्र खाते हैं काजू का। लीची का कौन सा भाग खाते हैं? एरिल खाते हैं। एरिल। चना का बीजपत्र एवं भ्रूण खाते हैं। बीजपत्र एवं क्या खाते हैं? भ्रूण खाते हैं चना का। मूंगफली का बीजपत्र एवं भ्रूण खाते हैं। बीजपत्र एवं भ्रूण खाते हैं। सहतूत का रसीले परिदलपुंज खाते हैं। सहतूत का कौन सा भाग खाते हैं? तो रसीले परिदलपुंज खाते हैं। कटहल का कौन सा भाग खाते हैं? परिदलपुंज व बीज खाते हैं। कटहल का परिदलपुंज व बीज खाते हैं। अनानास का कौन सा भाग खाते हैं? तो परिदलपुंज खाते हैं। अनानास का भाग परिदलपुंज और अनानास का परिदलपुंज खाते हैं। नारंगी का आप जूसी हेयर खाते हैं। नारंगी का जूसी हेयर खाते हैं। जूसी हेयर। अब पादप उत्तक की बात करें यानी प्लांट टिश्यू को, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में। पादप उत्तक यानी प्लांट टिश्यू। उत्तक, अब उत्तक क्या है? समान उत्पत्ति, संरचना एवं कार्यों वाले कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, टिश्यू। विभोजित की उत्तक की बात करें तो मेरी एस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो पौधे के वर्धी क्षेत्रों में पौधे के वर्गीय क्षेत्रों को विभाजित उत्तक कहते हैं। इनसे वनी संतति कोशिका वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। यह प्रक्रिया पौधे के जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये विभाजित की उत्तक के लिए विशिष्ट लक्षण निम्न है। पहला, ये गोले, अंडाकार या बहुभुजाकार होते हैं। पहला जो है कि ये गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार होते हैं। इनकी भित्तियाँ पतली व एकसर होती है। जीव द्रव सघन, केंद्रक बड़े तथा रसधानी छोटी होती है। जीव द्रव इसके सघन होते हैं, केंद्रक बड़े होते हैं, रसधानी छोटी होती है। कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। कोशिकाओं के बीच जो है अंतरकोशिकीय स्थानों का अभाव होता है। शीर्षस्थ विभाजोत्तक की बात करें यानी एपिकल मेरिस्टेम्स की बात करें तो ये उत्तक जड़ों अथवा तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। ये उत्तक जो है जड़ों अथवा तनों के शीर्ष पर पाए जाते हैं तथा पौधे की प्राथमिक वृद्धि विशेषकर लंबाई में इन्हीं के कारण होती है। आगे पार्श्व विभाजोत्तक की बात करें यानी लेटरल मेरिस्टेम्स की। इनमें विभाजन होने से जड़ तथा तनों के घेरे गिरिथ में वृद्धि होती है। पार्श्व विभाजोत्तक में क्या होता है कि अगर इनमें विभाजन होता है तो जड़ तथा तने में घेरे यानी गिरिथ में वृद्धि होता है, अर्थात इससे तना व जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। तना या जड़ों की मोटाई में क्या हो जाती है? तो वृद्धि होती है। किसके वजह से? तो पार्श्व विभाजोत्तक की वजह से। अंतर्वेशी विभाजोत्तक की बात करें तो यह वास्तव में शीर्षस्थ विभाजोत्तक का अवशेष है। यह क्या है? शीर्षस्थ विभाजोत्तक का अवशेष है जो बीच में अस्थायी उत्तकों के आ जाने से अलग हो गए हैं। इनकी क्रियाशीलता से भी पौधे
लंबाई में वृद्धि करता है। अंतर्वृषीय विभाजोतक में क्या होता है, तो इनकी क्रियाशीलता से जो है पौधा लंबाई में वृद्धि करता है। यह पत्तियों अथवा पर्वों के आधार पर पाया जाता है। इसकी महत्ता वैसे पौधे के लिए है जिनके शीर्षस्थ को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। ठीक है, शीर्षस्थ के लिए शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। शीर्षाग्र खा लिए जाने के कारण ये पौधे अंतर्वृषीय विभाजोतक की सहायता से ही वृद्धि करते हैं, जैसे कि घास। अब आपको अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक की बात करें तो अस्थायी ऊतक उन परिपक्व कोशिका के बने होते हैं। अस्थायी ऊतक उन परिपक्व कोशिका के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी है तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी है। विभिन्न कार्यों को करने के लिए क्या हो चुकी है, तो विभेदित हो चुकी है। ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती है, मृत भी हो सकती है और जीवित भी हो सकती है। अस्थायी ऊतक की विशेषता की बात करें तो इसकी कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। इसकी कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ये विभाजोत्कीय ऊतकों के विभाजन के पश्चात बनती है। विभाजोत्कीय ऊतकों के विभाजन के पश्चात बनती है। इसकी कोशिका की आकृति, माप तथा संरचना निश्चित होती है। किसकी, अस्थायी की। कोशिका भित्ति ना तो बहुत महीन होता है और ना ही बहुत मोटी। इसकी कोशिका बड़ी होती है। कोशिका द्रव पाया जाता है एवं कोशिका द्रव भी इसमें पाया जाता है। अंतरकोशिकीय अंतराल मौजूद होते हैं। अंतरकोशिकीय अंतराल क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। कोलन कायमा में अंतरकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। कोलन कायमा में जो है अंतरकोशिकीय स्थान क्या होता है, तो अनुपस्थित होता है। सरल ऊतक की बात करें यानी सिंपल टिश्यू, यदि अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिका के बने होते हैं तो उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। यदि अस्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, तो सरल ऊतक कहते हैं। सरल अस्थायी ऊतक को इसके कार्य और कोशिकीय संरचना के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। कितने श्रेणी में, 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। आपका पहला है आपको पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा पतली सेल्यूलोसिक दीवारों के साथ गोलाकार आइसोडायमेट्रिक कोशिका के साथ जीवित ऊतक। पेरेन्काइमा क्या है, तो पतली सेल्यूलिक दीवारों के साथ गोलाकार आइसोडायमेट्रिक कोशिका के साथ जीवित ऊतक है। उसके बाद कोलेनकाइमा की बात करें तो कोलेनकाइमा है अंडाकार या बहुभुज आकार की कोशिका के साथ जीवित यांत्रिक ऊतक जिसमें कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता। जिसमें क्या है कि कोई अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है और सेलुलोज, हेमिकेलुलोज और पैक्टिन के मोटाई के साथ दीवारें होती हैं। पैक्टिन के साथ दीवारें होती हैं। तीसरा है कि रूकेलेनकाइमा मृत यांत्रिक ऊतक, अधिक मोटी लिग्निफाइड दीवारों के साथ लंबी पतली कोशिका के साथ। रूकेलेनकाइमा मृत यांत्रिक ऊतक होती है, अत्यधिक मोटी लिग्निफाइड दीवारों के साथ लंबी पतली कोशिका के साथ होती है। नोट की बात करें तो एस्केलेनकाइमा तंतु पौधे के लिए मुख्य यांत्रिक ऊतक है। मुख्य यांत्रिक ऊतक है, ठीक है। यानी क्या कहें, अंतरकोशिकीय अंतराल मौजूद होते हैं। कोलेनकाइमा में अंतरकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। सरल ऊतक के 3 भाग है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और रूकेलेनकाइमा। अब एक जटिल ऊतक टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो यदि अस्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिका के बने होते हैं तो इसे जटिल ऊतक कहते हैं। अगर अस्थायी ऊतक जो है एक से अधिक प्रकार के टिश्यू से बने होते हैं तो क्या कहलाता है, ये जटिल ऊतक कहलाता है। जाइलम यह प्रायः कास्टवुड भी कह देते हैं, इसे कास्टवुड भी कह देते हैं। यह संवहनी ऊतक है। इसे 2 मुख्य कार्य हैं, जल व खनिज लवण का संवहन, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना इसका काम है, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, ठीक है। पौधे की आयु गणना जाइलम ऊतक से वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। पौधे की आयु के निर्धारण के लिए यह विधि क्या कहलाती है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। फुलोम यह भी संवहन ऊतक का ही भाग है। इसका मुख्य कार्य पत्ती के द्वारा बनाए गए भोजन के पौधे के अन्य भागों में क्या करना है, तो पहुंचाना है। अब ये आपका है पादप ऊतक प्लांट टिश्यू। पादप ऊतक जो है आपके 2 भाग में होते हैं, 2 भाग में, विभोजितीय ऊतक और अस्थायी ऊतक। विभोजितीय ऊतक और अस्थायी ऊतक। विभोजितीय ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है। एक शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। और अस्थायी ऊतक को जो है अस्थायी ऊतक को भी 2 भागों में बांटा गया है। सरल ऊतक यानी सिंपल टिश्यू, एक जटिल ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब सरल ऊतक को भी 3 भागों में बांटा गया है, मृदु ऊतक पेरेन्काइमा, स्थूल कोण ऊतक कोलेनकाइमा और दृढ़ ऊतक आपका एस्केलेनकाइमा।
और अस्थायी ये जटिल ऊतक जो है इसको भी दो भागों में बांटा गया, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम आप पढ़ते हैं इसके बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ते हैं पहले, फोटोसिंथेसिस। पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका रिएक्शन क्या होता है? 6CO2 प्लस 12H2O, प्रकाश बट्टा क्लोरोफिल यानी प्रकाश क्लोरोफिल के प्रेजेंस में C6H12O6 यानी ग्लूकोज ये है, और प्लस 6H2O जल प्लस 6O2 ऑक्सीजन, ये इसका क्या है? तो रिएक्शन है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। स्थलीय पौधा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पत्ती की कोशिकाओं में जल घिरा, पत्तियों की कोशिका में जल शिरा से परासरण यानी ऑक्सोमोसिस द्वारा एवं CO2 वायुमंडल में विसरण द्वारा जाता है, विसरण द्वारा यानी डिफ्यूजन द्वारा जाता है। पत्ती की कोशिका में जल का शिरा से जो परासरण ये ऑक्सोमोसिस द्वारा होता है, पत्ती का कोशिका में जल का विन्यास जो है, और CO2 वायुमंडल से विसरण द्वारा जाता है। यानी पौधे में अगर बात करें तो ऑक्सीजन जो है यानी जल वो ऑक्सोमोसिस क्रिया द्वारा जाता है, और डिफ्यूजन विधि से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधे की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल से अपघटन से प्राप्त होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा जेंथोफिल। इनमें क्लोरोफिल ए और बी हरे रंग का होता है, ठीक है, ए और बी जो हरे रंग का होता है, और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। यह प्रकाश संश्लेषण का क्या होता है? तो केंद्र होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है, मैग्नीशियम का एक परमाणु भी होता है। क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला, क्या है क्वेश्चन कि क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल प्रकाश में बैगनी, नीला, लाल रंग के ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है आपको लाल रंग में अधिक होगी और क्या कह रहा है कि बैंगनी रंग में सबसे कम होगी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया एक उपचयन यानी ऑक्सीडेशन अपचयन रिडक्शन की अभिक्रिया है। इसमें जल का अपचयन ऑक्सीजन के बनने से तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है, ग्लूकोज के निर्माण में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 2 अवस्था होती है, 2 अवस्था होती है, याद रखिएगा। पहला आपको प्रकाश रासायनिक क्रिया फोटोकेमिकल रिएक्शन, दूसरा रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया डार्क केमिकल रिएक्शन। पहला आपको क्या है? प्रकाश रासायनिक क्रिया की बात करें तो यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। प्रकाश रासायनिक क्रिया जो है क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इसे हील क्रिया यानी हील रिएक्शन भी कहते हैं। हील रिएक्शन क्या है? तो हील रिएक्शन प्रकाश रासायनिक क्रिया के बारे में बताता है। वह कहता है कि वो ग्रेना में इनका जो है काम संपन्न होगा। इस प्रक्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। जल के अपघटन के लिए जो ऊर्जा प्रकाश से मिलती है। इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में ATP वो NADPH निकलता है। ATP और NADPH निकलता है जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालन करने में मदद करती है। रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में क्या करती है? तो मदद करती है। अब दूसरा क्या कि रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया क्या है? तो यह क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। किसमें? स्ट्रोमा में। वो कहाँ पे होती थी? ग्रेना में, और ये होती है क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर संकरा व स्टार्च बनता है। इस प्रक्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और संकरा व स्टार्च बन जाता है, संकरा व स्टार्च बन जाता है। अब पादप हार्मोन की बात करें यानी प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन की अगर बात करें तो पौधे में निम्न प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। पहला आपको है ऑक्सिन। क्या है? ऑक्सिन। ऑक्सिन की खोज सन 1880 में डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन ने किया था ऑक्सिन का खोज। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। ऑक्सिन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसके निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। इसके मुख्य कार्य की अगर बात करें, इसके कारण पौधे में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्विक अक्षीय कलिकाएं की वृद्धि रुक जाती है। दूसरा है कि यह पत्तियों का विलयन रोकता है। कौन? ऑक्सिन। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। कौन? ऑक्सिन। इसके द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं। किसके द्वारा? ऑक्सिन के द्वारा अनिषेक फलन। यह फसल को गिरने से बचाता है। कौन? ऑक्सिन।
दूसरा आपको जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की बात करें तो इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 में की थी। कुरोसावा ने 1926 में की थी जिब्रेलिन की खोज। यह बौने पौधे को लंबा कर देता है। कौन? जिब्रेलिन्स। बौने पौधे को लंबा कर देता है। यह फूल बनने में मदद करता है। कौन? जिब्रेलिन्स। यह बीज की प्रस्तुति भंगकर उनके अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है। कौन? जिब्रेलिन्स। ये काष्ठीय पौधे में एघा यानी कैम्बियम की सक्रियता को बढ़ाते हैं। जिब्रेलिन्स। इसके छिड़काव द्वारा बृहद आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। बृहद आकार के यानी बड़े बड़े आकार के, मतलब इसको छिड़कने से क्या होता है, बड़े बड़े आकार के फूल और फल प्राप्त किए जा सकते हैं। जिब्रेलिन्स कवक से निकाले जाते हैं। किससे निकाले जाते हैं? तो कवक यानी फंगी से। साइटोकाइनिन की बात करें, इसकी खोज मिलर ने 1955 में की थी। कब? 1955 में की थी, परंतु इसका नामकरण लिथाम ने दिया था। किसने क्या नामकरण दिया? लिथाम ने। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सीन के साथ मिलकर काम करते हैं। किसके साथ? ऑक्सीन के साथ मिलकर काम करते हैं। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है कोशिका का विभाजन और विकास में मदद करता है। यह जीर्णता को रोकता है। यह जीर्णता को क्या करता है? रोकता है। यह आरएनए व प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। यह बौने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बौने पौधे को लंबा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साइटोकाइनिन का। चौथा है आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड या AB है, दोनों बोलते हैं इसको। इस हार्मोन की खोज पहले 1961 से लेकर 65 के बीच में कार्न्स एवं एडिकोट तथा बाद में वेरिंग ने की थी। बाद में किसने किया? तो वेरिंग ने की थी। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। वृद्धि रोधक हार्मोन है। कौन? एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह बीजों को सुसुप्त अवस्था में रखता है। यह पत्तियों के विलगन में मुख्य भूमिका निभाता है। पत्तियों के विलगन यानी पेड़ से पत्तियों को गिरने में कौन सहायक होता है? तो एब्सिसिक एसिड। यह पुष्पन में बाधक होता है। यह पुष्पन में क्या होता है? तो बाधक होता है। आप एथिलीन की बात करें, इथिलीन की एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। कौन? एथिलीन। पूछता है एकमात्र ऐसा कौन ऐसा हार्मोन है जो पौधे में गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो एथिलीन। हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने हार्मोन के रूप में संज्ञा जो इसे बर्ग ने 1962 में प्रमाणित किया। 1962 में जो बर्ग ने इसे हार्मोन के रूप में मान्यता दी। यह फलों को पकाने व मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। फलों को पकाता है, मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यह पत्तियों, पुष्पों, फलों को विलगन को प्रेरित करता है। विलगन को रोकता है। फलों के विलगन को क्या करता है? प्रेरित करता है। बात ऑटोमेटिक है कि अगर फल पक जाएंगे या पौधे फूल जो है ज़्यादा समय तक पौधे में लगे रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो गिर ही जाएगा। तो किसके वजह से? तो आपको जो गिरेगा तो क्या कहते हैं? एथिलीन की वजह से। फ्लोरिजेंस यानी 6 नंबर पढ़ते हैं। फ्लोरिजेंस ये पत्ती में बनते हैं। फ्लोरिजेंस जो है पत्ती में बनते हैं, लेकिन फूलों के खिलने में भी मदद करते हैं। कौन? फ्लोरिजेंस। इसीलिए इन्हें फूल खिलने वाला हार्मोन भी कहते हैं। फूल खिलने वाला हार्मोन किसे कहते हैं? फ्लोरिजेंस को। ट्रामेटिन की अगर बात करें, ट्रामेटिन की, यह एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है। किसमें? तो घायल कोशिका में, जिसमें पौधे के जख्म भर जाते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियां जैसे कद्दू, तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है। पादप रोग की बात करें यानी प्लांट डिजीज़ की अगर हम बात करें तो पहला आपका आता है विषाणु जनित रोग यानी वायरल डिजीज। विषाणु जनित रोग में आपका आता है तंबाकू का मोज़ेक रोग की बात करें तो इस रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती है तथा छोटी हो जाती है। पत्तियां का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। पत्तियां का क्लोरोफिल भी नष्ट हो जाता है। किसमें? तंबाकू के मोज़ेक रोग में। इस रोग का कारक क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस है यानी TMV। इसका नियंत्रण कैसे होगा? इस रोग से प्रभावित पौधे को इकट्ठा कर जला देना चाहिए। कोई इलाज नहीं है, इसको आप इकट्ठा करिए और जला दीजिए, तभी इससे निपटारा हो सकता है, अन्यथा ये फैल कर दूसरे पौधे में भी हो जाते हैं। पोटैटो का मोज़ेक रोग अगर बात करें, पोटैटो मोज़ेक रोग, यह रोग पोटैटो वायरस X में होता है। पोटैटो वायरस X से होता है। इसमें पत्ती चितकबरापन तथा बौनापन के लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इसमें पत्ती जो चितकबरापन तथा बौनापन के लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। बंकी टॉप ऑफ बनाना नाम में ही पता चल रहा है। यह रोग बनाना वायरस 1 द्वारा होता है। इस रोग में पौधे बौने तथा सभी पत्तियां शिखा पर गुलाबवत एकत्रित हो जाते हैं। क्या होता है कि इस रोग में पौधे में क्या होता है? तो बौने तथा सभी पत्तियां शिखा पर
गुलाबवत एकत्र हो जाते हैं, शिखा पे यानी ऊपर में जाके। रंग परिवर्तन, कलर चेंज। हरमानहीनता एक विषाणु जनित रोग है। हरमानहीनता एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला, सफ़ेद या मोज़ेक पैटर्न का हो जाता है। वेन क्लियरिंग में सिराएं पीली व अन्य भाग हरे तथा वेन बेंडिंग में सिराएं हरी व अन्य भाग में क्या होता है, तो हरमान्यता होती है, हरमानहीनता होती है। रंग परिवर्तन में क्या होता है, हरमान्यता एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पूरी पत्ती का रंग पीला, सफ़ेद या मोज़ेक पैटर्न का हो जाता है। वेन क्लियरिंग में सिराएं पीली व अन्य भाग हरी तथा वेन बेंडिंग में सिराएं हरी व अन्य भाग में हरमान्यता हो जाता है। कवक जनित रोग की बात करें, कवक जनित रोग की, तो रोग, पौधा, कवक और प्रभाव का हम एक एक करके विश्लेषण करते हैं यानी पढ़ते हैं। रोग क्या, आपको रोग है, पौधा है, कवक है और प्रभाव है। पहला है रोग आपको वाट रोग। वाट रोग कौन से पौधे में होता है, तो आलू में होता है। कौन से पौधे में होता है, आलू में होता है। किस कवक की वजह से होता है, तो सिनकीट्रियम इंडोबायोटिकम, सिनकीट्रियम इंडोबायोटिकम कवक की वजह से होता है। इसके प्रभाव क्या होता है, इस रोग के कारण आलू के कंद में काले धागे जैसी संरचना बन जाती है और कभी कभी संपूर्ण आलू सड़ भी जाती है। इस रोग का नियंत्रण HgCl2 CuSO4 का भूमि पर छिड़काव कर दिया जा सकता है। इससे ही यानी HgCl2 और CuSO4 का भूमि पर अगर हम छिड़काव कर देते हैं तो इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा है उत्तर भावी आलू। उत्तर भावी आलू ये फाइटोपथोरा की वजह से होता है, कवक की वजह से होता है। इस रोग के कारण पत्तियों में पूरी तरह क्या होती है, तो इस रोग के कारण पत्तियां पूरी तरह झुलस जाती है और पौधे सूख जाते हैं। क्या बोलते हैं, इसका नाम यहाँ से यहाँ तक एक ही है, उत्तर भावी आलू अंगमारी रोग इसको बोलते हैं। फाइटोपथोरा क्या कहते हैं, इन्फेस्टेनस, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेनस ये कवक का नाम है। इस रोग के कारण पत्तियां पूरी तरह झुलस जाती है और पौधे सूख जाता है। इसका उपचार कवक नाशियों का छिड़काव है। टिक्का रोग किस में होता है, तो मूंगफली में होता है। उत्तर भावी अंगमारी रोग इसका नाम है, ये आलू में होता है। उत्तर भावी अंगमारी रोग आलू में होता है। फाइटोपथोरा इन्फेस्टेनस कवक की वजह से होता है, ठीक है। टिक्का रोग जो कि मूंगफली में होता है। सर्कोस्पोरा पर्सिनेंटा कवक की वजह से होता है। इस रोग के कारण पत्ती के दोनों सतह पर गोल गोल धब्बे बन जाते हैं, पत्ती के जो है दोनों सतह पे गोल गोल धब्बे बन जाते हैं। इस रोग पर नियंत्रण हेतु बोडियोकस मिक्सचर डाइथेन M45 का छिड़काव करना चाहिए। आगे आपका ग्रीन ईयर रोग या डाउनी मिल्ड्यू क्या कह रहा है कि ग्रीन ईयर रोग या डाउनी मिल्ड्यू, इसमें जो है यह बाजरा में होता है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला कवक की वजह से होता है। इस रोग के कारण बाजरे की बालियां में हरे रंग के रेशे निकल जाते हैं। बाजरे की बालियों में हरे रंग के रेशे निकल जाते हैं जो बाद में काले रंग के चूर्ण में बदल जाते हैं। उसके बाद जो है इस रोग का नियंत्रण के लिए बीजों का थीराम या एंग्रेसान में शोधित करना चाहिए। रोग लग जाने की स्थिति में डाइथेन M45 का छिड़काव करना चाहिए। लाल शरण गन्ना रोग की अगर बात करें तो कोलेट्रोकिकम फॉलकेटम। लाल शरण रोग की बात करें, लाल शरण रोग ये गन्ना में होता है। किस में होता है, लाल शरण रोग जो है आपको गन्ना में होता है। गन्ना में किस में होता है, तो गन्ना में होता है लाल शरण रोग। कोलेट्रोटिकम फॉलकेटम ये कवक की वजह से होता है। कौन से कवक की वजह से होता है, कोलेट्रोटिकम फॉलकेटम की वजह से होता है। इस रोग के कारण गन्ने के तने व पत्तियों में लाल धारियां हो जाती है। लाल धारियां गन्ने के रस में से शराब जैसी गंध आती है। गन्ने के रस में क्या होगा, तो शराब जैसी गंध आने लगती है। कीटू रोग किस में होता है, तो गेहूं में होता है। कीटू रोग किस में होता है, गेहूं में। पक्सिनिया ग्रेमिनस टिट्रिकी कवक की वजह से होता है। इस रोग में पौधे की पत्तियां तथा तनों पर लाल भूरे रंग का धब्बा बन जाता है जो दिखने में जंग जैसा लगता है। नियंत्रण के लिए कवकनाशी का छिड़काव करना चाहिए। इस रोग के नियंत्रण हेतु डॉक्टर के.सी. मेहता ने महत्वपूर्ण काम किया है। इसमें जो है डॉक्टर के.सी. मेहता ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
ढीला कंड रोग, ढीला कंड रोग किस में होता है? गेहूं में होता है। याद रखिएगा, ढीला कंड रोग किस में होता है? तो गेहूं में होता है। ये किस कवक की वजह से होता है? तो अस्टिलागो नूडा टेट्रिकी, अस्टिलागो नूडा टेट्रिकी कवक की वजह से होता है। अब इस रोग में होता क्या? इस रोग के कारण गेहूं की बालियां में कालिक के समान पाउडर जैसा पदार्थ भर जाता है। क्या होता है? इनके बालियों में जो है कालिक के समान पाउडर भर जाता है। इस रोग का संक्रमण बीज के द्वारा होता है, संक्रमण इसका बीज के द्वारा ही होता है। नियंत्रण के लिए बीटावैक्स बेंडलेट और कार्बोक्सिनिक जैसे कवकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। कार्बोक्सिनिक जैसे कवकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद इरगोट जो रोग है वो बाजरा में होता है। किसमें? बाजरा में। क्लेविसेप्स माइक्रोसेफेला के कवक से वजह से होता है, इसके वजह से होता है। अस्मट भी बाजरा में होता है। टोलियोस्पोरियम की वजह से होता है, टोलियोस्पोरियम कवक की वजह से। झुलसा अधर में होता है। फ्यूजेरियम ऑक्सी एस्पोरियम की वजह से होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सी एस्पोरियम की वजह से होता है। इरगोट होता है आपको राई में। इरगोट कहाँ पे होता है? राई में। ये क्लेविसेप्स परपुरिया की वजह से होता है, क्लेविसेप्स परपुरिया कवक की वजह से होता है। तो देख सकते हैं कितना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये ले सकते हैं कवक जनित रोग के बारे में। ठीक है, अब आते हैं जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिजीज के बारे में। आलू का सेथिल रोग, ए नंबर है आलू का सेथिल रोग। इसको रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं। आलू का सेथिल रोग जो है इसको रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जालम पर भूरा रिंग बन जाता है। इस रोग का कारक जो है स्यूडोमोनास सोलेनीसीरस नामक जीवाणु है। इस रोग में पौधे का संवहन तंत्र प्रभावित होता है। किसमें होता है? तो पौधे का संवहन तंत्र भी इसमें प्रभावित होता है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन की बात करें, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, इस रोग का कारण जेंथोमोनास नामक जीवाणु है। क्या नाम है? जेंथोमोनास नामक जीवाणु है ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन का। इस रोग में पत्ती पर छोटी सी जलाद संरचना यानी भूरा रंग हो जाता है। धान का अंगमारी रोग की बात करें तो बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, यह रोग जेंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु में होता है। इसमें पत्तियों की एक या दोनों सतह पर पीला हरा स्पॉट दिखाई देता है। साइट्रस कैंकर की बात करें, साइट्रस कैंकर की, इस रोग का कारक जो है सेंटोथोमोनास एजेक्ट्रोपोडिस नामक जीवाणु है। इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। नींबू, संतरे व अंगूर की पत्तियों, शाखाएं, फल सभी इस रोग में प्रभावित होते हैं। नींबू, संतरा, अंगूर की पत्तियां। गेहूं का टुंडू रोग जो है इस रोग का कारक जो है कि कोरिनोबैक्टीरियम टेट्रिके नामक जीवाणु जनित रोग का बात हो रहा है। गेहूं का टुंडू रोग या जीवाणु जनित रोग है। इस रोग का कारक जो है कोरिनोबैक्टीरियम टेट्रिके नामक जीवाणु है तथा एंजियोना टेट्रिकी नामक नेमटोड है। इस रोग में पत्तियों के नीचे का भाग जो मुरझा जाता है। करनाल बंट भी गेहूं का ही एक बीमारी है। तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग की बात करें, तत्वों की कमी से जो होता है पौधे में तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग की बात करें तो आपका रोग लक्षण किस तत्व की कमी से होता है। तो पहला है आपका आम एवं बैगन का लिटिल लीफ रोग। आम एवं बैगन में जो है लिटिल लीफ, आम एवं बैगन में लिटिल लीफ जो है वो किसकी कमी से होता है? जस्ता की कमी से होता है। बहुत बार पूछा जाता है, जस्ता की कमी से होता है आम एवं बैगन में लिटिल लीफ रोग। नींबू में डायबेग रोग किसके वजह से होता है? तांबा की वजह से। नींबू में डायबेग रोग किसके वजह से होता है? तो तांबा की वजह से होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके वजह से होता है? तांबा की वजह से। ये भी तांबा की वजह से होता है, नींबू में लिटिल लीफ रोग। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग किसकी वजह से होता है? तो बोरोन की वजह से। मटर में मार्च रोग मैग्नीज की वजह से। लीची में पत्ती का जलना पोटेशियम की वजह से। धान में खैरा रोग ये जस्ता की वजह से। आलू का ब्लैक हेड रोग भंडारण में O2 की कमी। आलू का ब्लैक हेड रोग किसमें होता है? तो भंडारण में O2 की कमी की वजह से होता है। आंवले में निक्रोसिस रोग जो है बोरोन की कमी से होता है। सलजम में वाटर कोर रोग जो है ये मैग्नीज की वजह से होता है। गाजर में क्वार्टर स्पॉट जो होता है रोग या लक्षण
ये आपको कैल्शियम कमी से दिखता है, कैल्शियम की कमी से। मक्का में व्हाइट बट रोग, ये जस्ता कमी से। चुकंदर में हट रोग, ये बोरोन की कमी से। चुकंदर में हट रोग, ये बोरोन की कमी से होता है। वनस्पति शास्त्र में संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है। लौंग जो है फूल की कली से प्राप्त होती है। केसर मसाला सेफ्रॉन स्पाइस बनाने में पौधे का वर्तिकाग्र भाग काम में लाया जाता है। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। हेरोइन अफीम पोस्ता से ही प्राप्त होती है। एजोला नामक जलीय फर्न को धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एजोला नामक जलीय फर्न को जो है धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। जीवित जीवाश्म की बात करें, जीवित जीवाश्म की, तो वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार के प्राकृतिक परिवर्तन से अपरिवाहित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, वे जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। जीवित जीवाश्म का पाया जाना यह प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है। यह क्या प्रमाणित करता है कि जैव विकास जो है वह हुआ है। उदाहरण की बात करें तो जिनकांगो वृक्ष, उदाहरण है जिनकांगो वृक्ष, साइनोबैक्टीरिया, फर्न, रेड पांडा, कोआला, एडवार्क, लेडोमोट बिल्ली, कैटसिलाकैंथ आदि। पपीता एक एकलिंगी पुष्प वाला पादप है। पपीता जो है एकलिंगी पुष्प वाला क्या तो पादप है। कुनेन सिनकोना पादप एक छाल से प्राप्त होता है। कुनेन सिनकोना जो है पादप, कुनेन सिनकोना पादप के छाल से प्राप्त होता है। पत्ती के लाल, नारंगी एवं पीला रंग को केरोनिटोइड के कारण होता है। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग जो है केरोनिटोइड के कारण होता है। 2,4-D यह विश्व में उत्पादित होने वाला प्रथम शाकनाशी या खरपतवारनाशी है, जो 1940 में पहली बार बना था। 2,4-D जो है यह विश्व में उत्पादित होने वाला प्रथम शाकनाशी या खरपतवारनाशी है, जो 1940 में पहली बार बना। कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं। कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण जो है रंध्र खुलते हैं या बंद होते हैं। विश्व के सर्वाधिक समयासात्मक जलीय खरपतवार जो है आइकोर्निया कैर्सिपस यानी जलकुंभी है। इसे बंगाल में सुंदर पुष्पों के कारण उगाया गया था। बंगाल में जो है सुंदर पुष्पों के कारण उगाया गया था, किंतु कुछ ही समय में यह जलाशय के विनाश के कारण बन गया। कुछ ही समय में जो है यह जलाशयों के विनाश के कारण बन गया। अतः इसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। बंगाल का आतंक भी कहते हैं। आगे है आपका वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क। वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क यानी क्वेकर सुवेर से प्राप्त होता है। वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क जो है आपको क्वेकर सुवेर से प्राप्त होता है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पाइप जो है जल हाइसिंथ है। आगे है आपका लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को लवण मृदोभित कहते हैं। लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को लवण मृदोभूत कहते हैं। ओक या बांज के पेड़ में दृढ़ फल मठ को वलुत या फल कहा जाता है। इसके पत्तियों में पैनिक अम्ल एसिड होता है, जिससे कीड़े मकोड़े इस पेड़ से दूर रहते हैं। इसकी लकड़ी बहुत ही टिकाऊ और अच्छी किस्म की होती है। इनसे पुराने जमाने में बड़े बड़े जहाज व नाव का निर्माण किया जाता है। ओक का पेड़ अतिरिक्त पानी को धरती से अवशोषित कर लेते हैं। ओक का पेड़ जो है अतिरिक्त पानी को धरती से अवशोषित कर लेते हैं और भूमिगत पानी से बहुत ही वृद्धि करते हैं। यह पर्यावरण में संतुलन बनाने में बहुत ही उपयोगी होते हैं। पर्यावरण में संतुलन बनाने में जो है बहुत ही उपयोगी होते हैं। आगे आपका ध्रुव जलवायु विज्ञान अतीत की जलवायु विविधताओं को निर्धारित करने के लिए ट्री रिंग गोर्थ पैटर्न का विश्लेषण है। ट्री रिंग गोर्थ पैटर्न का क्या है तो विश्लेषण है। जैव जलवायु विज्ञान की बात करें तो जलवायु, मौसम और सजीव जीवों के बीच संबंधों का क्या है तो अध्ययन है। जीव जलवायु विज्ञान जो है जलवायु, मौसम और सजीव जीवों के बीच संबंधों का क्या है तो अध्ययन है। बीड़ी बनाने के लिए तेंदुपत्ते का प्रयोग होता है। बीड़ी बनाने के लिए तथ्य, उदाहरण एवं विवरण की बात करें तो सबसे बड़ा आवृत्ति वृक्ष तथ्य जो है सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी वृक्ष कौन है तो यूकेलिप्टस है। कौन है? यूकेलिप्टस पूछता है। सबसे बड़ा आवृत्ति बीजी वृक्ष कौन है? यूकेलिप्टस है। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन है? सिकोया। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन है? सिकोया। यह एक नग्न बीजी है। इसकी ऊंचाई 120 मीटर है।
इसे कोस्ट रेड बर्ड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं, इसे कोस्ट रेड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहते हैं। सबसे छोटा आकार में आवृत्तिबीजी पौधा है लेमा। सबसे छोटा आकार में आवृत्तिबीजी पौधा कौन है? लेमा। यह जलीय आवृत्तिबीजी है जो भारत में भी पाया जाता है। कौन? लेमा। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा कौन है? सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा है विक्टोरिया रिजिया। विक्टोरिया रिजिया यह भारत में बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है। यह भारत के बंगाल में पाया जाने वाला जलीय पादप है। सबसे बड़ा बीज की बात करें जो कि 12 इंच लंबा होता है, कोकोडीमर सबसे बड़ा बीज वाला, सबसे बड़ा बीज है कोकोडीमर। प्रजाति स्पेसिफिक यानी लोडोसिया मालडिविका, ठीक है। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा की अगर बात करें, सबसे छोटा टेरिडोफाइटा की बात करें तो एजोला है। कौन है? एजोला। यह एक जलीय पादप है, यह एक जलीय पादप है। सबसे छोटा बीज कौन है? तो ऑर्किड। सबसे छोटा बीज कौन है? तो ऑर्किड। सबसे छोटा पुष्प की बात करें तो वुल्फिया है। कौन है? वुल्फिया। इसका व्यास 0.1 मिमी का होता है, 0.1 मिमी का होता है वुल्फिया का। सबसे बड़ा पुष्प की बात करें, सबसे बड़ा पुष्प की बात करें तो रेफ्लेसिया और कॉर्नलोडाई है। रेफ्लेसिया और क्या कहते हैं? ऑर्नोलोडाई है। इसका व्यास 1 मीटर तथा भार लगभग 8 किलोग्राम होता है। सबसे बड़ा पुष्प का। यह वाइटिस की जड़ पर परजीवी है। यह वाइटिस की जड़ पर क्या है? तो एक परजीवी है। सबसे छोटा आवृत्तिबीजी परजीवी की बात करें, सबसे छोटा आवृत्तिबीजी परजीवी की बात करें, सबसे छोटा आवृत्तिबीजी परजीवी की तो आर्सीथोबियम। आर्सीथोबियम है सबसे छोटा आवृत्तिबीजी परजीवी, आर्सीथोबियम। यह एक द्विबीजी पत्र है जो नग्न बीजियों के तने में पूर्ण परजीवी है। सबसे बड़ा नर युग्मक की बात करें तो साइकस। यह एक नग्न बीजी पादप है। साइकस जो है एक नग्न बीजी पादप है। सबसे बड़ा बीजांड की बात करें तो ये कौन है? साइकस। सबसे बड़ा बीजांड कौन है? साइकस। जीवित जीवाश्म कौन है? तो ये भी साइकस ही है। सबसे छोटे गुणसूत्र की बात करें तो ये शैवाल में पाया जाता है। सबसे छोटे गुणसूत्र कहाँ होते हैं? शैवाल में। सबसे लंबे गुणसूत्र कहाँ होते हैं? ट्रालियम में। सबसे लंबे गुणसूत्र ट्रालियम में। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा कौन है? तो ऑफियोग्लेसोम फर्न, जिसके डिप्लॉयड कोशिका में 1266 गुणसूत्र होते हैं। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप जो है हैप्लोपोमस ग्रेसिलस है। क्या कहते हैं? हैप्लोपोमस ग्रेसिलस है। सबसे छोटा नग्नबीजी पादप जो है कौन है? जेमिया पिग्मिया। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा कौन है? तो हार्डविचिया वाइनिका। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा जो है हार्डविचिया वाइनिका है। सबसे हल्टी काष्ठ वाला पौधा कौन है? तो ओक्रोमा लेगोपस। सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लार क्या कहते हैं? गेलिसे पैक्टिकम। सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्म गेलिसे पैक्टिकम। टेनिस गेंद जैसा फल कौन था? कैंथ है। टेनिस गेंद जैसा फल कौन है? तो कंथ है। टेनिस गेंद जैसा फल कौन है? तो कंथ है। जंगल क्या है? तो ढाक। जंगल क्या किसको बोलते हैं? ढाक को। टेनिस गेंद जैसा फल क्या है? तो कैंथ है। सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा ग्लेसिसेप्टिकम। सबसे हल्की काष्ठ कोशिका सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा ऑक्रोमा लेगोपस। सबसे ज़्यादा गुणसूत्र वाला पौधा ऑफियोग्लेसोसम फर्न, ठीक है। सबसे छोटी गुणसूत्र किस में है? तो शैवाल में। जीवित जीवाश्म किसको कहा जाता है? साइकस। सबसे बड़ा बीजांड वो भी साइकस है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया और कॉर्नलाइडाई। सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, ठीक है। आगे आपको देखते हैं, और भी दिया हुआ है कुछ। कॉफ़ी देने वाला पौधा क्या है? तो कॉफिया अरेबिका बोलते हैं। इसमें कैफीन होता है। कोको देने वाला पौधा कौन है? तो कोको देने वाला पौधा जो है थियोब्रोम केकोई। इसमें थियोब्रोमिन वो कैफीन होती है, कॉफीन होती है। अफीम देने वाला पौधा की अगर बात करें, अफीम देने वाले पौधा की, तो पोपी पेपावर यानी सोमेनिफेरम, इसमें जो है मोपिन होती है। पेपावर पोपी जो है पेपावर सोमेनिफेरम, इसमें मोपिन होती है। नोट, सबसे ज़्यादा पुराना ओक का पेड़ जो है, मैंडीविले लुइसियाना में स्थित है। सबसे ज़्यादा पुराना ओक का पेड़ जो है मैंडीविले लुइसियाना में स्थित है। 1500 वर्ष पुराना। 6 नंबर है प्राणी विज्ञान, छठा चैप्टर है प्राणी विज्ञान। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।